कि बस चंद घंटों के बाद आने वाला है 31 मार्च। 31 मार्च की तारीख यानी फाइनेंशियल ईयर का एंड। लेकिन उससे पहले जितने भी निवेश हैं टैक्स बचाने के लिए, क्या आप कर चुके हैं? अगर कर चुके तो भी खबर आपके लिए है। अगर अभी तक नहीं किया, अंतिम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको टीवी से चिपक करके रहना है। अगर ये वीडियो आप मोबाइल फोन में भी देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जरूर। पैसा वाकई में बोलता है और निवेश आपका तौलता है। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख होती है और उससे पहले आपको टैक्स छूट, टैक्स बेनिफिट पाने के लिए या टैक्स रिबेट लेने के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कर लेने होते हैं। मेरे साथ में शरद कोहली जी और आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि ये सेक्शन 80C क्या होता है। 80C में कैसे 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। पहला, सैलरी से कटने वाला जो प्रोविडेंट फंड है इसमें आता है। 80CCC के तहत पेंशन फंड में जमा जो राशि है, इसके अलावा जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, इसके जरिए भी आप टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। NSE में किया गया निवेश या फिर PPF में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो सेक्शन 80C के तहत आप रिबेट पाएंगे। फिर आ जाता है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। बच्चों की अगर आप ट्यूशन फीस देते हैं, इसके जरिए भी 80C के तहत आप पैसे बचा सकते हैं। 5 साल से अधिक अवधि के फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसे आसान शब्दों में ELSS भी कहते हैं। अगर आपका होम लोन चल रहा है और होम लोन पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट कंपोनेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट मिला करता है। सीधे चलते हैं शरद जी और आकाश जिंदल जी के पास में। मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। आकाश जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के जानकारियां देते रहते हैं, शेयर बाजार के भी जबरदस्त किस्म के आप एक्सपर्ट हैं। पहला सवाल यही कि 31 मार्च से पहले टैक्स बचाने का फॉर्मूला आपके पास में क्या है? कौन किस मद में कितना टैक्स बचा सकता है? बिल्कुल सही आपने राष्ट्र कहा। 80C बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन है। उसके अंदर कई स्कीम्स हैं। NSC नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट है, उसके अलावा PPF है। PPF का बहुत फायदा रहता है, आपकी इनकम टैक्स फ्री है, वो पैसा आपका अटैच नहीं हो सकता, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा मिलता है। उसके अलावा ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें 3 साल के लिए पैसा लगाना पड़ता है, लॉक इन है। बैंक FDs हैं स्पेशल किस्म की जिनमें 5 साल का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, 5 साल तक लॉक रहते हैं फंड्स। तो 5 साल से पहले जो है लॉक आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हैं। फिर आप बच्चों की ट्यूशन फी पे कर सकते हैं। फिर जो हाउसिंग है, हाउसिंग में जो है 2 कंपोनेंट होते हैं हाउसिंग फाइनेंस में, प्रिंसिपल कंपोनेंट और जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए दूसरा सेक्शन है, उसका भी मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट इसमें आ जाता है। तो 80C का जो है यूटिलाइजेशन जरूर करें। हालांकि आज की तारीख में 2 रेजीम शुरू हो गए इनकम टैक्स के, दर्शकों को मालूम है। एक ओल्ड रेजीम, न्यू रेजीम। एक ऐसा रेजीम भी है जिसमें आपको कोई एग्जम्पशन नहीं है, बट उसमें जो है आपको ओवरऑल जो टैक्स एग्जम्पशन तय है वो हायर है। बट जिन लोगों ने पुराना एग्जम्पशन ले रखी हैं, यूरोप में सब्सक्राइब कर रखा है, हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है, वो पुराने रेजीम को ही जो है स्टिक कर रहे हैं बहुत से लोग। तो इसलिए 80C। आकाश जी, यहीं से अपनी बातों का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊंगा। शरद जी के पास में जाऊं उससे पहले एक और ग्राफिकल इनपुट है मेरे पास में, क्योंकि आपने 80C यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए इसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन और भी कई सेक्शंस हैं। कौन कौन से वो सेक्शंस हैं जिनमें छूट मिलती है, जिनके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं, जिनके जरिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? एक एक करके अब ये दिखाया जाए। पहला आ जाता है सेक्शन 80C, निवेश पर टैक्स में छूट। निवेश में टैक्स पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट 80C का प्रावधान है। फिर अगला आप नोट करके रखें, 80D भी आ जाता है। इलाज खर्च बीमा पॉलिसी लेने पर छूट 80D के तहत मिलता है। फिर अगला चेंज ओवर करते रहें, 80G यानी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान पर जो टैक्स मिलता है। ये 80G, 80C और 80D का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा और शरद कोहली जी इस पर और थोड़ी रोशनी डालें आप। जितना मैंने बताया है, जितना मैं समझा सका, ये मैंने बता दिया। सेक्शन 80C, 80D और 80G के बारे में आप बताएं और साथ ही ये भी बताएं अंतिम समय तक फाइनेंशियल प्लानिंग जो लोग छोड़ देते हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं आपके पिटारे से? नमस्कार राशिद और सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए 31 मार्च तक आपने बिल्कुल ठीक कहा, 31 मार्च तक टाइम है। आज हम 29 मार्च में बैठे हैं और आज शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि छुट्टी तो होती है,
शनिवार एतवार तो लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो लॉन्ग वीकेंड है, सब छुट्टियां हैं, तो अब अगर हमारा रह भी गया है इन्वेस्ट करना तो हम नहीं कर पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्कीम्स राशिद इसमें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तो बैंक आपको पता है कभी बंद ही नहीं होता है, हमेशा खुला रहता है। और इस ईयर एंडिंग की वजह से बहुत सारे बैंकों ने खुला होना भी घोषित कर दिया है, यानी कि ये भी चांस है कि आज कल परसों उनकी छुट्टी ना हो। पहली बात तो ये थी। 1.5 लाख तक का एटीसी में आता है राशिद, 1.5 लाख तक का आप निवेश कर सकते हैं। और ओल्ड रेजीम में जो लोग हैं, जो लोग इनकम टैक्स की पुरानी जो सिस्टम चल रहा है उसमें है, वही लोगों को इनका फायदा मिलेगा। जो लोग न्यू रेजीम में जा चुके हैं, जहां पर आप 7 लाख रुपए तक की आपके पास एग्जेम्पशन होती है, वैसे 3 लाख होती है पर सब मिला के 7 लाख तक की होती है, तो उन लोगों के लिए ये निवेश जरूरी नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ निवेश एक अच्छी आदत है, भले ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं भी मिल रही हो तब भी आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इन निवेशों पर ये सेफ हैं, इन पे रिटर्न बहुत अच्छा है, ज़्यादातर में सरकारी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको एक सेफ्टी फील होती है। तो 1.5 लाख एटीसी में। 80D की आपने बात करी, जहाँ मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप कुछ लेते हैं अपने इलाज के लिए, दवाइयों के लिए, कुछ भी इलाज, तो 25,000 रुपए तक साल का आपको माफ होता है सेक्शन 80D में। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो ये एग्जेम्पशन आपके लिए 50,000 रुपए की हो जाती है। 80G आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो ऐसे संस्थान है जो कि धर्मार्थ का कार्य करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जैसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में कोई देना चाहता है तो जितना आप पैसा देंगे सारा का सारा 80G के अंदर आपका माफ हो जाएगा। पर कुछ जो प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर 50% तक माफ होता है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, और भी सेक्शंस हैं, पर मैं ये बात दोहराना चाहूंगा जो कि हमारे मित्र आकाश ने भी बताई कि आपका इसके लिए ओल्ड रेजीम में होना जरूरी है। तो अगर आप अपना सेलेक्ट कर चुके हैं अब तक कि मैं ओल्ड रेजीम में रहूंगा या रहूंगी, तो फिर आपको ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं आपके लिए बहुत काम की हो जाती हैं। ये भी देख लीजिए, एक मैं और आपसे जोड़ दूं आपकी इस बात में कि 31 मार्च से पहले अगर आपको कोई और ऐसा कदम उठाना है जो कि 1 अप्रैल को नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज होने जा रहा है और 1 अप्रैल से तो आपकी रिटर्न ड्यू हो जाती है, तो कृपया अपने सारे दस्तावेज टैक्स के एक दफे देख लें। ऐसा तो नहीं किसी नोटिस का जवाब 31 मार्च से पहले देना था, ठीक है सर, ऐसा तो नहीं किसी और का राइट सर। शरद सर, फिर से आपके पास मैं चेंज ओवर में आऊंगा, लेकिन टैक्स बचाते हुए कहीं कोई गलती ना हो जाए, इससे बचने के लिए आकाश जिंदल के पिटारे से कई फॉर्मूला निकलने वाला है। हालांकि कुछ पॉइंटर्स मैं दे देता हूं, उसके बाद आकाश जिंदल जी बताएंगे। पहला तो ये कि अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके जहन में चल रहा होता है कि स्कीम ए में जाएं, स्कीम बी में जाएं, सी में जाएं, डी में जाएं, लेकिन गलत स्कीम में निवेश ना करें। निवेश न करें ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप कहीं भी जाकर के फंस जाएं। ग्राफिकल इनपुट तुरंत ही लेकर के आइए स्क्रीन पर। गलत स्कीम में आपको निवेश से बचना है। जरूरत से ज्यादा अगर आप निवेश करते हैं ये भी गलत है। आपने ELSS में कर दिया, आपने SIP में कर दिया, आपने इंश्योरेंस में कर दिया, एक ही स्कीम में ज्यादा निवेश ना करें। अपने पोर्टफोलियो को आप बांट करके रखें, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जन। रिटर्न समझे बिना आपको निवेश नहीं करना है। अगर ROI आपने समझ लिया तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। टैक्स में छूट की सही जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्जन किस तरह से किया जाता है आकाश जी? कहा जो आपने टर्म यूज की है, सबसे बड़ी आपने बात की है डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल मैं इसको 100% इंडोर्स करता हूं। लोगों को अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब टैक्स सेविंग जैसे है, जैसे कोहली साहब ने भी अभी बात की, तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, अब टैक्स सेविंग में आप डाइवर्सिफाई कीजिए इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर। अब इक्विटी के अंदर ELSS है, उसमें बहुत ही बढ़िया स्कीम मानता हूं। उसमें 3 साल तक आप पैसा रखते हैं और वो पैसा आपके लिए जो है ATC के अंदर आता है। साथ ही साथ इक्विटी में हम हमेशा लोगों को समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ राशिद वो लॉन्ग टर्म का डिसिप्लिन आपका कंपल्सरीली हो जाता है, क्योंकि 3 साल के लिए आपका पैसा जो है लॉक्ड इन है। तो आपको जो है बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से स्कीम है। कुछ पैसा ELSS में लगाएं, कुछ पैसा आप डेट में लगाएं। आप आपने डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन किन योजनाओं में टैक्स में छूट है आकाश जी? ये मेरे व्यूअर्स बहुत तेजी के साथ में जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें टैक्स रिबेट लेना है तो योजनाओं के बारे में भी मैं बताऊं। सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास में कई सवाल आ रहे हैं। और शरद जी आप ये बताएंगे, आप एंडोर्स करेंगे कि मैं सही हूं या फिर गलत? अगला ग्राफिकल इनपुट, किन योजनाओं में आपको टैक्स में छूट लेनी है? पहला आप याद रखें, PPF मैच्योरिटी की रकम पर, NPS अकाउंट से 50,000, ELSS से 1.5 लाख की टैक्स बचत, SSY से टैक्स में छूट, NAC से ATC के तहत छूट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम, ATTTA के तहत बैंक में बचत खाते,
होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी आपको छूट मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी आप टैक्स रिबेट पाते हैं। एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी आपको छूट मिलती है। आप देख लें, एनएसी से एटीसी वरिष्ठ नागरिक योजना यानी जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी अपने पैसे बचा सकते हैं। जिन योजनाओं में टैक्स छूट है उसमें पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट भी है। 80 टीटीए के तहत बैंकों में बचत खाते भी हैं। जितनी जानकारी मैंने दी है, शरद जी एडिशनल और क्या बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, इसमें जो आपने जानकारी दी राशिद, मैं इसमें इसको और आसान कर देता हूं कि दो किस्म के ये सेक्शन 80 की जो पूरी फैमिली है, दो किस्म की है। एक में तो आप निवेश करके बचाते हैं, मतलब आप अपने बैंक से कुछ निवेश करेंगे, जैसे आपने पीपीएफ बताया, ईएलएसएस बताया, एनएससी बताया, जहां आप निवेश करके बचाते हैं। दूसरा होता है जो आप खर्च करते हैं और स्वतः बच जाता है, जैसे आपने हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करी, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप बच जाएगा। आपने एजुकेशन लोन की पेमेंट करी, वो आपका सेक्शन 80E में बच जाएगा। तो कुछ आपका खर्च करने पर अपने आप बच जाता है, बस आपको उन सेक्शंस की जानकारी होनी चाहिए जिससे रिटर्न फाइल करते टाइम आप उनका लाभ उठा सके, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और 1.5 लाख रुपए 80C की पूरी सीमा है, यानी कि पीपीएफ, एनएससी, इंश्योरेंस, ईएलएसएस, ये सब मिला के आपका 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए। और एक बहुत रोचक जानकारी, जो लोग ये नहीं निवेश करते हैं राशिद, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत ही काम की बात है, वो ये है कि आपको मान लीजिए पीपीएफ में 7% ब्याज मिलता है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। बहुत गौर से सुनने वाली बात है। जी हाँ। तो आपको हैरानी होगी ये सुन के कि आपका टोटल रिटर्न 37% हो जाता है। तो जो लोग 1.5 लाख नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं 31 मार्च तक, उनके लिए ये बहुत ही मजबूत सलाह है कि आप बहुत बड़ा एक अवसर अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। 30%